अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं अच्छा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HEC प्रोफेशनल्स। आज की वीडियो में हम निबोश IG-1 के चैप्टर नंबर 3 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ अबाउट रिस्क असेसमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, विच इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू रिस्क असेसमेंट, जिसमें हमने रिस्क असेसमेंट का इंट्रोडक्शन, रिस्क प्रोफाइलिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट वगैरह हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिटेल के अंदर 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट डिस्कस करेंगे कि कौन से 5 स्टेप्स को हम करते हुए फॉलो करते हुए हम रिस्क असेसमेंट अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। अब रिस्क असेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये किसी एक स्पेसिफिक फील्ड की नहीं होती। आप किसी भी जगह पे, किसी भी वर्क फील्ड की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आप रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। मतलब आप उसके रिस्क असेसमेंट से मुराद क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी जगह का, उसके ख़तरात का तखमीना लगाना कि मिसाल के तौर पे उनको किन हैज़र्ड्स का सामना है और किन रिस्क का उस ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे सामना है, ताकि आप उनको प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकें और अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को सेफ बना सकें। डिफिनेशन की तरफ जाएं तो डिफिनेशन को इस तरह डिफाइन किया जाता है इसको कि द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स। कि रिस्क असेसमेंट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स बाय इवेल्युएटिंग द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम हैजर्ड्स। हम इवेल्युएट करते हैं कि जो रिस्क अराइज हो रहा था हैजर्ड्स में से। सबसे पहला स्टेप हमारा जो होता है ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट वो होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स का। जब हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसकी बात हम जाते हैं, फिर उसके वैल्यूएशन की तरफ जाते हैं कि इन हैजर्ड से कितना जो है वहाँ पे रिस्क अराइज हो रहा है। जब हमें वहाँ पे इन दोनों चीज़ों का पता लग जाता है तो फिर हम तीसरी चीज़ की तरफ जाते हैं। वहाँ पे हम ये देखते हैं कि करंटली वहाँ पे एडुकेसी ऑफ करंट कंट्रोल क्या है, एग्जिस्टेंस कंट्रोल क्या है, कि वहाँ पे कौन से कंट्रोल वहाँ पे अप्लाइड है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। आया ये कंट्रोल्ड है कि अनकंट्रोल्ड है। अगर तो वो चीज़ अनकंट्रोल होती है, उसकी सिग्निफिकेंस कम होती है, तो हम उसके मजीद आगे जाते हैं। हम डिसाइड करते हैं ऑन वेदर और नॉट रिस्क इज एक्सेप्टेबल और वेदर और नॉट वट काइंड ऑफ फर्दर कंट्रोल वी कैन इम्प्लीमेंट। तो उस बेस के ऊपर हम फिर ये डिसीजन लेते हैं कि हमें मजीद क्या करना चाहिए कि हम यहाँ पे इस सिचुएशन को, इस वर्क फील्ड को जो है वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए हम मजीद उसके लिए प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या अपनाएं। लिहाजा इसको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि हम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में अपनाते हैं। सबसे पहले हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन आती है, फिर उसके बाद हम उसके लिए देखते हैं कि भाई करंट कंट्रोल्स क्या अप्लाइड हैं, कौन उससे अफेक्ट हो सकता है। उसके लिए मजीद हम क्या करें कि उस चीज़ को हम वहाँ पे प्रोटेक्टिव बना लें। तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। डेट्स वाई हम क्या कहते हैं कि फॉर्मल और सिस्टमेटिक अप्रोच रिस्क असेसमेंट हमारे पास कहलाती है। अब रिस्क असेसमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है कि जितना आपको सुनने में ये सिंपल दिखाई दे रहा होता है, बट इतना ये सिंपल है नहीं है। इसके अंदर आपकी मैन पावर लगती है ऑर्गेनाइजेशन की, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज लगते हैं, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का टाइम लगता है। ठीक है, तो जब एक इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी सिग्निफिकेंट चीज़ है जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का इतनी रिसोर्सेज लग रहे हैं, तो उसको करने का कोई मकसद होगा। बगैर मकसद के तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी परफॉर्म नहीं करेंगी। तो पर्पज़ जो है इसका बहुत बड़ा एक पर्पज़ है रिस्क असेसमेंट का, जिस पर्पज़ को, जिस मकसद को अपना नस्बलैन बनाते हुए ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको परफॉर्म करवाती हैं। सबसे पहले जो प्रिवेंट डेथ एंड पर्सनल इंजरीज। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन की कि भाई किसी भी तरह की डेथ या पर्सनल इंजरी से बचाव किया जा सके, कि किसी भी उनके वर्कर के साथ कोई हादसा रुनमा ना हो। तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन एक सूटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट करवाती हैं कि ताकि वो पहले ही जितने भी खतरात हों उनको वो जांच लें और उनके लिए को पहले से ही वो कंट्रोल कर लें कि कल को उनके पास कोई भी किसी वर्कर के साथ पर्सनल इंजरी का सामना न करना पड़े उसे, या किसी वर्कर को जो है मौत का सामना न करना पड़े। अदर टाइप ऑफ लॉस इंसिडेंट्स। अदर टाइप ऑफ लॉस एंड इंसिडेंट्स के अंदर नंबर ऑफ इंसिडेंट, आपका इक्विपमेंट लॉस हो सकता है, आपका मटेरियल लॉस हो सकता है, आपका बिल्डिंग लॉस हो सकता है, आपका टाइम लॉस हो सकता है। तो हर तरह के हादसे से बचाव के लिए रिस्क असेसमेंट की जाती है। ब्रीच ऑफ स्टैट्यूट लॉ। डेफिनेटली जब भी आपके पास कोई हादसा होगा तो आप ब्रीच ऑफ स्टैट्यूट लॉ मतलब मुल्की कानून की आप जो है खिलाफ वर्जी करेंगे। मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी कैसे होती है कि मुल्क का कानून या इंटरनेशनल की हम बात करें तो हम हर ऑर्गेनाइजेशन को ILO भी ये बाउंड करता है कि उसने अपने वर्कर्स को किसी भी तरह के हार्म से बचाना है और अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को उसने सेफ बनाना है। तो जब कोई हादसा पेश आएगा इसका मतलब है कि उनका वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ नहीं था, वर्कर्स की प्रोटेक्शन को उन्होंने जो है वो पीरियोडिक बेसिस के ऊपर नहीं रखा हुआ था। दैट्स वाई उनके पास वो हादसा वहाँ पे रुनमा हुआ है। तो जब भी कोई हादसा रुनमा होगा दैट्स वाई वो किस में आता है, आपके ब्रीच ऑफ स्टैट्यूट लॉ के अंदर आएगा। देन कॉस्ट ऑफ लॉस। ईच एंड एवरी एक्सीडेंट हैज़ अ सर्टेन कॉस्ट। कोई भी एक्सीडेंट आपके पास होगा तो उसकी एक कॉस्ट होती है, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर किसी वर्कर को अगर आपने फर्स्ट एड ही दिया है, चाहे उसके ऊपर आपको 10 रुपये लगे हैं, बट आपको उसके ऊपर एक कॉस्ट होती है। और अगर आपके एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट लॉस हुआ है आपका, तो उसकी भी एक डेफिनेटली एक कॉस्ट है। तो हर एक एक्सीडेंट की हर एक उसके साथ कोई ना कोई कॉस्ट एसोसिएटेड है। तो उस कॉस्ट से बचाव के लिए भी रिस्क असेसमेंट की जाती है जनरली। इसके अलावा भी कई एक वजूहत हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई स्पेसिफिकली कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है,
कोई अप्रूवल लेना है, तो इन चीज़ों के लिए भी रिस्क असेसमेंट करवाई जाती है। बट मोटी वजूहत जो हैं वहाँ पे जो ऑब्वियस इसकी रीजंस हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं कि वो जनरली यही वजूहत होती है। इसको मद्देनज़र रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन जो है रिस्क असेसमेंट करवाती हैं, और मॉरली भी उनके अंदर एक प्रोफाउंड एक एजेंडा होता है कि भाई कि हमने वर्कर्स को किसी भी सूरत, किसी भी हार्म या पेनफुल सिचुएशन से क्या करना है, हमने उसे बचाना है। सूटेबल एंड सफिशिएंट असेसमेंट। आपकी रिस्क असेसमेंट कब सूटेबल एंड सफिशिएंट कहलाएगी? अब सूटेबिलिटी एंड सफिशिएंसी से मुराद ये है कि वो कब मौजू और कब वो काफ़ी कहलाएगी कि आपकी रिस्क असेसमेंट ठीक से जब परफॉर्म करेंगे, आपने हर एक स्टेप को फॉलो किया होगा और हर एक सिग्निफिकेंट हैजर्ड को आपने आइडेंटिफाई किया होगा, तो तब आपकी रिस्क असेसमेंट सूटेबल भी कहलाएगी और सफिशिएंट भी कहलाएगी। अब किन किन चीज़ों को हम देखते हुए एक डिसीजन लेते हैं कि रिस्क असेसमेंट सूटेबल एंड सफिशिएंट है, उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर तो आपकी रिस्क असेसमेंट ने सिग्निफिकेंट, मतलब सिग्निफिकेंट से मुराद वो हैजर्ड या वो रिस्क जिनकी एक खातिर ख्वाह अहमियत हो और जो ज़्यादा अहम हो, वो हर एक हैजर्ड को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, हर एक रिस्क को उसने आइडेंटिफाई किया है और इस तरह से आइडेंटिफाई किया और इस तरह से प्रायोरिटाइज किया है कि एम्प्लॉयर जो है उसको इनेबल किया आपने कि वो उसके ऊपर डिसीजन इजीली ले सके कि भाई मैंने किस चीज़ को पहले डील आउट करना है और किस चीज़ को मैंने बाद में डील आउट करना है वहाँ पे। अब इससे मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने जो है 50 हैजर्ड्स आइडेंटिफाई किए हैं और उसमें से आपके पास, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि हमारे पास इतना बजट है कि हम इस वक्त 2 के ऊपर जो है इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं, तो आप उन 50 में से उन 2 को प्रायोरिटाइज करें जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हों, जिनकी सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइकलीहुड एंड सिविलिटी। मतलब इसका यह है कि आपका एम्प्लॉयर इनेबल हो गया कि उसको ये सब समझ में आसानी हो जाएगी कि भाई मुझे किस चीज़ की तरफ पहले जाना चाहिए, किस चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। अप्रोप्रिएट टू द नेचर ऑफ वर्क। अब रिस्क असेसमेंट हर बिजनेस के लिए डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बैंक के हेड ऑफिस के अंदर रिस्क असेसमेंट आपने करनी है तो उसका डिफरेंट प्रोसीजर होगा, एक सीमेंट फैक्ट्री के अंदर आपने करनी है तो उसका डिफरेंट होगा, एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर आपने करनी है तो उसका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट है, तो उसके साथ नेचर ऑफ हैजर्ड्स भी क्या है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो उस नेचर ऑफ वर्क के अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अब अप्रोप्रिएट तब भी होगी जब आपका रिस्क असेसर जो है वो रिस्क असेसमेंट प्रॉपरली जो है वर्क फील्ड के ऊपर आके वहाँ पे उस चीज़ों को एनालाइज करके वहाँ पे वो परफॉर्म करेगा। वैलिड फॉर रीजनेबल टाइम। और वैलिडिटी की जब हम बात करते हैं तो आपकी रिस्क असेसमेंट जनरली जो है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली वो 1 साल के लिए वैलिड होनी चाहिए। अब 1 साल के लिए वैलिडिटी उसकी कब होगी? जब आपने उसको जो है हर एक जो है स्टेप को फॉलो करते हुए हर एक सिग्निफिकेंट हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया है, कहीं पे आपने कोई लूप नहीं छोड़ा, और जो सजेशंस आपने दी हैं वो आपने प्रैक्टिकल सजेशंस दी हैं, ऐसी सजेशंस दी हैं जो वहाँ पे अप्लाइड हो सकती हैं और वो उसके लिए सूटेबल एंड सफिशिएंट होंगी, तो आपकी रिस्क असेसमेंट वहाँ पे वो रीजनेबल रहेगी। कि अगर कोई भी हादसा हो जाता है बिफोर टाइम तो इसका मतलब है कि आपकी रिस्क असेसमेंट के अंदर कोई आपने लूप छोड़ा था जिसकी वजह से वहाँ पे कोई एक्सीडेंट्स वहाँ पे रनुमा हुए हैं। अब रिस्क असेसमेंट का जब लास्ट हम पार्ट पढ़ेंगे जिसमें रिव्यू वाला, तो उसमें ये चीज़ आपको मजीद क्लियर हो जाएगी कि वैलिडिटी की से क्या मुराद है वहाँ पे। रिस्क असेसमेंट को परफॉर्म करने से पहले हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन सोर्सेज की तरफ जाते हैं। अब इन्फॉर्मेशन के जो सोर्सेज हैं वो एक बड़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को हर एक बिज़नेस के बारे में हर तरह की जानकारी उसको इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो जब भी एक अच्छा रिस्क असेसर जो है रिस्क असेसमेंट स्टार्ट करता है तो वो उस बिज़नेस को समझने के लिए, ताकि वहाँ पे प्रैक्टिकल सजेशंस दे सके और अपने रिस्क असेसमेंट को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सके, तो वो वहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन को देखता है कि ताकि वो उस बिज़नेस को समझ जाए प्रॉपरली कि वो बिज़नेस है क्या। अब इंटरनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वो होते हैं जो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन से मिलते हैं। जो एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन की हुई होती है, चाहे वो किसी तरह की भी डॉक्यूमेंटेशन हो, बट उसका लिंक होना चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ, तो वो आपको इंटरनली आपकी रिस्क असेसमेंट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, जो आगे जाके ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट भी आपके काम आने वाली है। सबसे पहले एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स। एक्सीडेंट रिकॉर्ड से मुराद आप ये देखते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह के हादसा का सामना करना पड़ा है। अब जब आपको ये पता लग जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह के हादसा का सामना करना पड़ा है, तो फिर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड भी देखेंगे, आपको उसके फिर रूट काजेस को भी आप देखेंगे, तो आपके सामने एक जो क्लियर सिनेरियो हो जाएगा कि भाई यहाँ पे लूप है हमारे पास और इस वजह से यहाँ पे हादसा रुनमा हो रहे हैं और इस सेक्शन में ज़्यादा हो रहे हैं, आपको उसका भी पता लग जाएगा। इल हेल्थ डेटा एब्सेंट रिपोर्ट्स। अब इल हेल्थ जो होती है आपके पास जाहिर सी बात है आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा, कोई ना ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से वर्कर्स आपके बीमार हुए होंगे। आप उनका मेडिकल रिकॉर्ड जब चेक करेंगे आपको उस चीज़ के बारे में भी क्लियर आइडिया हो जाएगा। प्रीवियस रिस्क असेसमेंट्स, डेफिनेटली प्रीवियस रिस्क असेसमेंट्स को आप एज अ बेंचमार्क यूज़ करते हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ तक स्टेप्स हमने लिए हुए हैं और कहाँ से आगे हमने लेने हैं, या आपको ये पता लग जाता है कि हमने प्रीवियसली कौन से हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया था और किन चीज़ों के अंदर हमारे पास लूप रह गया था जिसको मैंने फुलफिल करके अपनी रिस्क असेसमेंट को दोबारा से डिज़ाइन करना है या उसे मैंने रिव्यू करके दोबारा से परफॉर्म करना है। मेंटेनेंस रिपोर्ट्स के अंदर हम इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस रिपोर्ट्स देखते हैं
कि इक्विपमेंट्स को लास्ट मेंटेन कब किया गया था, ठीक है। अब इनकी मेंटेनेंस के बारे में हम देखते हैं कि भाई कि इनके अंदर कोई फेलियर किस तरह का आया था जिसकी वजह से इनको मेंटेन किया गया था, या बिफोर टाइम इनको मेंटेनेंस किया गया, जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं हम। तो उसका रिकॉर्ड आप चेक करते हैं। सेफ्टी इंस्पेक्शंस, अब सेफ्टी इंस्पेक्शंस आगे हम जाके इंशाल्लाह ताला डिस्कस भी करेंगे। सेफ्टी इंस्पेक्शंस क्या होते हैं? सेफ्टी इंस्पेक्शंस अब नेचर ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ये आपके डेली बेसिस पे हो सकते हैं, ये वीकली बेसिस पे हो सकते हैं। अब हर इंस्पेक्शन के बाद एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है, आप उसकी रिपोर्ट चेक करेंगे उन्होंने कौन से हैजर्ड्स को, चीज़ों को जो है प्रॉब्लम्स को उन्होंने हाईलाइट किया है। सेफ्टी ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सब चेक करेंगे। सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स, हमने प्रीवियसली सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स को डिस्कस किया है। तो सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स का एक एजेंडा होता है और उसके बाद जो मिनट्स ऑफ सेफ्टी कमेटी मीटिंग होते हैं, जो इन चीज़ों के ऊपर वो डिस्कशन करते हैं, जो वो डिसीजन लेते हैं, उनका फॉलो अप मैकेनिज्म होता है। आप उन चीज़ों को देखते हैं कि इन्होंने किस प्रॉब्लम्स को उन्होंने डिस्कस किया है और इसके लिए उन्हें क्या कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए हैं। मिसाल के कहने का मतलब ये है कि इंटरनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप हर वो इन्फॉर्मेशन देखेंगे जिसका आपके हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ कोई मतलब वाबस्ता होगा और जो आपको आपके रिस्क असेसमेंट के अंदर मदद फराहम कर सके। आप हर एक उस इंटरनल सोर्स को आप वहाँ पे सर्च करेंगे, आप उसे और रीड आउट करेंगे। देन एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से मुराद आपके वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपको आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे, जो जनरल इन नेचर होते हैं, जो पूरी की पूरी दुनिया के लिए होते हैं या उस पूरे मुल्क के लिए होंगे, वो एक्सटर्नल सोर्सेज कहलाते हैं आपके, ठीक है। अब अच्छे जो रिस्क असेसर्स होते हैं वो पहले एक्सटर्नल सोर्सेज की तरफ जाते हैं ताकि वो उसकी रिक्वायरमेंट्स जान लें कि उस बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर वो इंटरनल रिस्क जो है सोर्सेज की तरफ जाते हैं। एक्सटर्नल जो है सोर्सेज के अंदर देखा जाता है नेशनल लॉ, उस मुल्क का कानून इस बिज़नेस के ऊपर कौन सा इंप्लीमेंट होता है, कौन सा जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह से ये काम होना चाहिए, वो आप नेशनल लेजिस्लेशन आप देखते हैं। दैन अप्रूव्ड कोड ऑफ प्रैक्टिसेस देखते हैं। कोड ऑफ प्रैक्टिस से मुराद आपका वो काम का तरीकाकार जो सेल्फ कंसिडर होता है और जो आपका अप्रूव्ड होता है थ्रू। इसके लिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च कर सकते, जैसे HSE के ऊपर अगर आप जाएँ तो HSE कोड ऑफ प्रैक्टिसेस आपको मिलेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव। अच्छा, आप ILO की वेबसाइट पे जाएं तो आपको ILO के कोड ऑफ प्रैक्टिसेस मिलेंगे, तो आप इनको सर्च कर सकते हैं। अगर तो ऑर्गेनाइजेशन कोई ISO सर्टिफाइड है या BSI सर्टिफाइड है तो आप उसके स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे कि भाई स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है। ब्रिटिश सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO के स्टैंडर्ड्स हैं। मैन्युफैक्चर इन्फॉर्मेशन, कोई इक्विपमेंट या मशीनरी का आपने वहाँ पे रिस्क असेसमेंट करनी है तो आप उसकी इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चर इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि मैन्युफैक्चर इस चीज़ के बारे में क्या बोलता है। ट्रेड एसोसिएशन, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेड एसोसिएशन के साथ काम करती है तो उसकी आप देखेंगे, पब्लिकेशंस वगैरह देखेंगे, सेफ्टी पब्लिकेशंस आप देखेंगे, इंटरनेशनल बॉडीज, ट्रेड यूनियंस, चैरिटीज एक्सेट्रा। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के अब नेचर ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका काम किस नौइयत का है। उसके अकॉर्डिंगली जो एक्सटर्नल सोर्सेज आपको लग रहा होगा कि इसके लिए ये ज़रूरी है, तो आप उस हर एक्सटर्नल सोर्स को सर्च आउट करते हुए उसके अकॉर्डिंगली फिर आप क्या करेंगे, अपनी रिस्क असेसमेंट को वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। अब जब आपने एक्सटर्नल और इंटरनल हर तरह का सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपने देख लिया है, अब प्रैक्टिकली जो है आप फील्ड के अंदर आ चुके हैं किसके लिए, रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करने के लिए। अब आप अपनी रिस्क असेसमेंट स्टार्ट करने लगे हैं। अभी अब आप रिस्क असेसमेंट अपने स्टार्ट करेंगे तो रिस्क असेसमेंट बेसिकली 5 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट की जाती है। हर एक स्टेप अपनी एक अहमियत रखता है और हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपनी रिस्क असेसमेंट को कंप्लीट करेंगे। अगर आप एक स्टेप भी इसका स्किप कर जाते हैं तो आपकी रिस्क असेसमेंट कभी भी सूटेबल इनसफिशिएंट नहीं कहलाई जाएगी। अब स्टेप 1 इसका जो है वो कहलाता है आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। स्टेप 2 आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ। स्टेप 3 evaluate the risk and deciding on precautions. Step 4 recall the significant findings. Step 5 review and update as necessary. हम एक एक स्टेप को आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहली बात हमारी आ जाती है जी आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। स्टेप 1 है हमारा आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। अब हैजर्ड्स को पहले समझते हैं कि हैजर्ड बेसिकली हम बोलते हैं कि एनीथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म और समथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म हमारे लिए क्या है, हैजर्ड है। अब हैजर्ड जनरली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास सेफ्टी हैजर्ड्स और एक होते हैं हमारे पास हेल्थ हैजर्ड्स। अब सेफ्टी हैजर्ड्स से क्या मुराद है और हेल्थ हैजर्ड से क्या मुराद है। सेफ्टी हैजर्ड्स के अंदर हम उन सब हैजर्ड्स को हम डिस्कस करते हैं या हम उन्हें काउंट करते हैं जो किसी भी तरह की फिजिकल इंजरी हमें काज कर सकते हैं। वो सारे के सारे हमारे पास फिजिकल हैजर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे वर्क एट हाइट, falling of objects, moving vehicles, machinery, electricity, chemicals, low oxygen concentration, deep water, fire explosion, animal violence। ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, सेफ्टी हैजर्ड्स कहलाते हैं। दूसरे हमारे पास आते हैं हेल्थ हैजर्ड्स। हेल्थ हैजर्ड से मुराद हमारे पास हर वो हैजर्ड जो हमें जो है किसी भी तरह का ऑक्यूपेशनल डिजीज कॉज कर सकता है, हमें जो है वो जो है बीमार बना सकता है, वो हमारे पास हेल्थ हैजर्ड्स में काउंट होते हैं। उसमें अगेन फिजिकल आपके पास आते हैं, केमिकल आते हैं, बायोलॉजिकल आते हैं, अर्गोनॉमिक्स आते हैं, साइकोलॉजिकल आते हैं। ये जब प्रीवियसली मैंने आपके लिए
डिफाइन किया था इन सारी टर्म्स को प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो वहाँ पे मैंने इन सबको एक्सप्लेन किया था आपके लिए कि ये सब क्या होते हैं, अलग अलग मैंने एक्सप्लेन किया था। मैं वीडियो के एंड के इसके ऊपर लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो का। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड के आपको ये तो पता लग गया कि भाई हैजर्ड किस तरह के होते हैं, सेफ्टी हैजर्ड होते हैं, हेल्थ हैजर्ड होते हैं। अब हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एक प्रॉपर मेथड होता है हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप उस मेथड को यूटिलाइज करते हुए हैजर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जाके वहाँ पे चक्कर लगाएंगे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आप जो है हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, नहीं। बट एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ एक अप्रोच आप लेके चलते हैं जिसके थ्रू आप हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहला मेथड जो कहलाता है वो है टास्क एनालिसिस। टास्क से मुराद जो काम वहाँ पे हो रहा है, जो काम वहाँ पे किया जा रहा है, उसको आप एनालाइज करेंगे। टास्क एनालिसिस के लिए हम एक अप्रोच यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है SREDIM, सेरिडम अप्रोच। सेरिडम अप्रोच कहती है कि सबसे पहले सिलेक्ट द टास्क, ठीक है। आप टास्क को सिलेक्ट करें, जिस टास्क की आपने रिस्क असेसमेंट करनी है, जिस टास्क को आपने हैजर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। अब उस टास्क को उसके पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें। अब जो उसके पार्ट्स हो, मिसाल के तौर पे आपकी वर्क फील्ड के ऊपर एक्सकवेशन हो रही है, तो एक्सकवेशन के लिए आपको रिस्क असेसमेंट जब आप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जब एक्सकवेटर आपकी वर्क फील्ड के अंदर दाखिल होगा, उसके सेटल डाउन होने से उसके काम करके वापस जाने तक पूरे के पूरा उसका आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो रास्ते में आते हुए किसी को टक्कर मार सकता है या कुछ भी उसका हो सकता है, तो आप हर एक चीज़ को देखेंगे। तो आप उसके सारे स्टेप्स देखेंगे कि उस काम के साथ कौन कौन से स्टेप्स मुंसलिक हैं। हर एक स्टेप आपने देखा अलग अलग। अब हर एक स्टेप के लिए आप वहाँ पे क्या करेंगे, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई फर्स्ट स्टेप के साथ कौन से हैजर्ड्स थे, सेकंड के साथ कौन से थे, थर्ड के साथ क्या थे। अब हर स्टेप के लिए आप प्रिकॉशंस डिसाइड करेंगे कि कौन से प्रिकॉशन मेजर्स आपने लेने हैं। तो इस तरह से आप प्रॉपर्ली जो है वहाँ पे टास्क को एनालाइज करते हुए, उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हुए, हर एक टास्क के लिए आप क्या करेंगे, वहाँ पे उस हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। एक अप्रोच तो हमारे पास ये आ गई जो सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है। दूसरा, हम जाते हैं लेजिस्लेशन की तरफ। स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स हम चेक करते हैं। स्टैंडर्ड या गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स हमें ये बता देते हैं कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड काम कैसे होना चाहिए। और फिर जब आप आके ऑब्जर्व करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि स्टैंडर्ड तो ये कहता है, गाइडेंस डॉक्यूमेंट तो ये कहता है, और यहाँ पे काम इस तरह से हो रहा है। तो आप वहाँ पे इजीली हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर इन्फॉर्मेशन ऑफ इक्विपमेंट जो होगा वो आपको ऑपरेटिंग हैंडबुक्स होंगी, फॉर्म ऑपरेटिंग हैंडबुक आपको मिल जाएंगी। केमिकल सेफ्टी डेटा शीट्स फॉर केमिकल्स आपको मिल जाएंगी, जिससे आपको पोटेंसी ऑफ केमिकल्स, परमिसिबल लिमिट ऑफ केमिकल वगैरह पता चल जाएगी। और जब जाके आप वहाँ पे उसको नोट डाउन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई परमिसिबल लिमिट के अंडर है या उससे ज़्यादा है। जैसे डस्ट की, अगर मैं जनरली हम हैजर्डस सब्सटेंसेस की बात करें, वहाँ पे मैं डस्ट की बात करूँ तो आपको डस्ट की परमिसिबल लिमिट अगर पता है तो आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। आपको नॉइज़ की परमिसिबल लिमिट का पता है तो आप जाकर उसको इजीली चेक कर सकते हैं। जनरली जो नॉइज़ की बात करते हैं हम कहते हैं 85 डेसिबल उसकी परमिसिबल लिमिट है, उसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते वहाँ पे, तो आपके लिए सर्च आउट करना चीज़ों को आसान हो जाता है। इंसिडेंट डेटा की बात करते हैं हम, एक्सीडेंट, नियर मिस, इल हेल्थ डेटा। आपको प्रीवियसली पता है कि कौन से एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, कौन से नियर मिसेस हो चुके हैं, कौन से इल हेल्थ हो चुके हैं। तो आप सबसे पहले जाके उसी एरिया को टारगेट करेंगे, उन्हीं चीज़ों को टारगेट करेंगे कि भाई इन चीज़ों की वजह से पहले भी हादसा हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे हैजर्ड्स को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई आउट करना है किन किन वजूहत की वजह से यहाँ पे जो है हादसा नुमा हुए हैं। तो आपकी जो अप्रोच होती है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन की, इन सारे मेथड्स को साइड बाय साइड यूज़ करते हुए आपके लिए बड़ी आसान हो जाती है कि आप एफिशिएंटली हर एक हैजर्ड को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर आप उनको ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन हैजर्ड से अब कौन अफेक्ट होगा। स्टेप नंबर 2 है हमारा आइडेंटिफाई द पीपल एट रिस्क। मतलब अब जो आपने हैजर्ड आइडेंटिफाई किए हैं तो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के साथ ही आप ये देखते हैं कि इस हैजर्ड से अब जो है अफेक्ट कौन होगा। जस्ट लाइक अगर आप इस स्लाइड के अंदर पिक्चर को देखें तो यहाँ पे एक विंडो क्लीनर जो है वो एक लेडर को यूज़ कर रहा है, लेडर पे चढ़ के वो विंडो को क्लीन कर रहा है। अब लेडर सेफ्टी को जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं वहाँ पे कि हमेशा 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका हर वक्त होना चाहिए जब भी आप लेडर यूज़ करें। तो अगर आप ये देखें, एक तो ये ओवर रीच कर रहा है, दूसरा इसने हमें कोई हार्नेस दिखाई नहीं दे रही इसके लिए वहाँ पे, फिर एक पाँव भी उसने वहाँ से उठाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी इसका एक यहाँ पे अनसेफ एक्ट हो रहा है। मिसाल के तौर पे जब आप ये देखते हैं कि जहाँ पे कोई हैजर्ड है तो आप इमीडिएट पहले लोगों को देखते हैं कि इससे पहले इमीडिएट पर्सन कौन सा अफेक्ट होगा, तो डेफिनेटली इस केस में इमीडिएटली जो विंडो क्लीनर है ये अफेक्ट होगा। फिर इसके अलावा अगर इसके हाथ से कोई इक्विपमेंट गिरता है तो नीचे कोई ट्रेसपासर बोलते हैं रागीरों को, रागीर जो होते हैं वो अफेक्ट हो सकता है। इवन अगर इसका जो है जो लेडर है वो स्लाइड हो जाए या टॉपल ओवर हो जाए, वो नीचे गिरे, तो पास में कोई मशीनरी या कोई इक्विपमेंट खड़ा है वो अफेक्ट होगा, कोई बंदा जा रहा है रास्ते से वो अफेक्ट होगा। तो हम हर एक पॉसिबिलिटी को देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन लोग अफेक्ट हो सकते हैं और कैसे अफेक्ट हो सकते हैं। तो हम हर एक पॉसिबिलिटी को देखते हैं। जैसे अगर स्लाइड में देखें तो मैंने आपके लिए डाला है वर्कर्स ऑपरेटर्स हो सकते हैं, मेंटेनेंस स्टाफ, क्लीनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, विजिटर्स, मेंबर ऑफ पब्लिक, इवन ट्रेसपासर्स। तो ये लोग हम इसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि कौन से लोग इससे अफेक्ट हो सकते हैं। अब जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमारे हैजर्ड से कौन लोग अफेक्ट होंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है वल्नरेबल ग्रुप को।
वल्नरेबिलिटी बोलते हैं कि कमज़ोरी को, जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं वल्नरेबल ग्रुप। अब कौन से पर्सन्स या कौन से ग्रुप्स ड्यूरिंग योर वर्क फील्ड या इन आपकी वर्क फील्ड के अंदर वो वल्नरेबल कहलाते हैं, उनमें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यंग पीपल। यंग पीपल से मुराद कम उम्र लोग, जो नौजवान लोग होते हैं, जो 18 साल से कम उम्र होते हैं, वो यंग पीपल कहलाते हैं। अब ये वल्नरेबल क्यों है? ये वल्नरेबल इसलिए हैं, एक तो इनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, दूसरा ईगरनेस होती है, ठीक है, फिर इनके अंदर बचपना होता है, हर काम को करने की जल्दी होती है, शॉर्टकट्स लेते हैं, तो इस वजह से इनको वल्नरेबल बोला जाता है कि इनको एक खास कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम लिया जाता है इनसे, कि इनसे हादसा रुनमा होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। न्यू और एक्सपेक्टेड मदर्स। अब न्यू प्रेग्नेंट वुमन होगी या जो न्यू मदर होगी, तो वो ऑलरेडी वो वीकनेस का उन्हें सामना करना पड़ा होता है, और वो एक वॉर्म की जो है वो कंडीशन उनकी होती है। अगर उसकी वॉर्म के अंदर बच्चा है एक मदर की, तो अगर कोई किसी भी हैजर्ड से वो एक्सपोज हो रही है तो डायरेक्टली वो अफेक्ट होगा वहाँ पे। कैसे? अगर मदर वाइब्रेशन से अफेक्ट हो रही है तो बच्चे पे उसका असर हो सकता है। अगर वो रेडिएशन से एक्सपोज हो रही है तो बच्चा जो है उसके अंदर किसी भी तरह की अबनॉर्मेलिटी आ सकती है। अगर वो वेट लिफ्टिंग कर रही है, कोई भारी चीज़ उठा रही है, मैनुअल हैंडलिंग कर रही है, तो उसका अफेक्ट उसके ऊपर आ सकता है, तो वो भी जो है वल्नरेबल खिलाई जाती हैं। देन डिसेबल वर्कर्स। अब डिसेबिलिटी किसी भी तरह की नॉन डिसेबिलिटी हो सकती है, चाहे वो आंखों की डिसेबिलिटी हो, कान की हो, हाथों की हो, पाँव की हो, किसी भी तरह की से बंदा अगर अपाहज है, उसकी डिसेबिलिटी है, तो वो वल्नरेबल कहलाएगा। उसको स्पेशल कंसिडरेशन लेनी पड़ेंगी उसके लिए, आपको काम करवाने के लिए। देन लोन वर्कर्स। अब लोन वर्कर के किस्से में जो है वो बड़ी एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है। लोग ये समझते हैं कि लोन वर्कर वो होता है जो अकेला काम कर रहा हो। आल्दो अकेला तो होगा बंदा, बट अकेला वो होगा अकॉर्डिंग टू देयर वर्क बडी। मतलब वर्क बडी से मुराद है कि उसका प्रोफेशनल असिस्टेंट जब अवेलेबल नहीं हो, इर्द गिर्द अगर एक बंदा काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है, उसके इर्द गिर्द 50 बंदा खड़ा है, बट दूसरा इलेक्ट्रिशियन कोई नहीं है जो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी उसको हेल्प आउट करेगा, तो वो लोन वर्कर ही कंसिडर होगा। स्टेप 3 हमारे पास आ जाता है जी, एवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस। अब आपने जो आपने हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया है, उसके लिए आपने ये देख लिया कि कौन से इफेक्ट होगा। अब आपने एवेल्युएट करना है उसको और डिसाइड उसकी प्रिकॉशंस के ऊपर करना है। उससे पहले हम जो बात करते हैं एवेल्युएशन की बात करते हैं, तो उस एवेल्युएशन के लिए एक प्रॉपर फार्मूला हम यूज़ करते हैं कि हम एवेल्युएशन करते हैं इन द टर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हम न्यूमेरिक्स फॉर्म के अंदर उसकी एवेल्युएशन करते हैं कि भाई हैजर्ड रिस्क इससे कितना जनरेट हो रहा है, उसको हम स्टैटिस्टिक्स टर्म में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अब जब कैलकुलेट हम कर लेते हैं तो उसके ऊपर फिर हम ये डिसाइड करते हैं, इज द लेवल ऑफ रिस्क एक्सेप्टेबल और डज इट नीड टू बी रिड्यूस। जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो फिर हम ये डिसीजन लेते हैं कि आया रिस्क एक्सेप्टेबल है या इसको मजीद कम करने की जरूरत है, इसके ऊपर कंट्रोल मजीद अप्लाई करने की जरूरत है। इवन अगर हमने किसी रिस्क को जो है प्रायोरिटाइज करना है, तो उसके लिए भी हम पहले एवेल्युएशन करेंगे। जब हम एवेल्युएट करेंगे तो उसके बाद हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किसको प्रायोरिटाइज करना और किसको प्रायोरिटाइज नहीं करना। अब इसको रिस्क को एवेल्युएट करने के लिए एक सिंपल फार्मूला यूज़ किया जाता है, वो है रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सिवियरिटी। हम लाइक्लीहुड को सिवियरिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हुए हम रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस चीज़ के लिए पहले हम लाइक्लीहुड को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फिर हम सिवियरिटी को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इन दोनों कैटेगरीज को मल्टीप्लाई करते हुए फिर हम कैलकुलेट करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लाइक्लीहुड में मैंने आपके लिए लिखा है, नंबर 1 के ऊपर लिखा है एक्सट्रीमली अनलाइकली। मतलब लाइक्लीहुड से मुराद है चांसेस उस हादसे के रुनमा होने के। हम जब सिनेरियो को देखते हैं, हम हैजर्ड को देखते हैं, फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि आया इसके रुनमा होने के चांसेस कितने हैं। एक्सट्रीमली अनलाइकली मतलब ये हादसा रुनमा हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। अनलाइकली नहीं हो सकता, पॉसिबली मुमकिन है, लाइकली हो सकता है, वेरी प्रोबेबली बस ये तो हो के रहेगा आपके, ये आगे चांसेस आपके आगे। सिवियरिटी मतलब कॉन्सिक्वेंसेज, इसके नताइज क्या रहेंगे निकलेंगे अगर ये हादसा रुनमा होगा। तो सबसे पहले वेरी माइनर इंजरी, ऐसी इंजरी जो आपको ब्रूसेस वगैरह आ जाते हैं, स्कार्स वगैरह आ जाते हैं, वेरी माइनर इंजरी। देन फर्स्ट एड इंजरी जिसकी वजह से आपको फर्स्ट एड लेना पड़ेगा। लॉस्ट टाइम इंजरी जिसकी वजह से आपका टाइम लॉस हो जाएगा, आपका काम बंद हो सकता है। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट जिसकी वजह से किसी वर्कर को आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। नंबर 5 पे डिसेबल इंजरी जिसकी वजह से कोई बंदा अपाहज हो सकता है या उसकी इवन मौत वाक़या हो सकती है, तो वो हमारे पास कैटेगरी नंबर 5 में आ जाएगा। अगर आप इसको देखें तो 5 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अगर आप कोई भी सिनेरियो लें, मिसाल के तौर पे अभी मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मेरे पास यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा हुआ है। इस स्विच बोर्ड के अंदर एक तार जो है वो बेयर वायर है, एक डैमेज वायर है, और अगर मैं बेदहानी में अगर वहाँ पे मैं प्लग लगाता हूँ अपने लैपटॉप का, तो पॉसिबल है कि मेरा हाथ उस जो है डैमेज वायर के साथ जो है टकरा जाए। अब ये तो मेरा सिनेरियो था जो मैंने ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब इस ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर मैं ये डिसाइड करूँगा कि यहाँ पे लाइक्लीहुड क्या है और सिवियरिटी क्या होगा।
लाइक्लीहुड में देखता हूँ तो मैं बाकी पॉसिबिलिटीज भी देखूंगा, यार मेरा हाथ तो लग सकता है बट मैं अंधा हूँ और ना यहाँ पे अंधेरा है, लाइट भी यहाँ पे मौजूद है, मैं देख के लगाऊंगा, बट हाँ बाज़ औक़ात बेजानी में लग सकता है, तो चलो मैं इसका लाइक्लीहुड लाइकली ले लेता हूँ कि भाई ये पॉसिबल है कि लग सकता है हाथ। इसका लाइक्लीहुड क्या लिया मैंने, लाइकली, मतलब नंबर 4 मैंने ले लिया। सिविलिटी इसकी क्या होगी कि अगर मुझे यहाँ पे इससे करंट लगेगा तो कोई हाई पोटेंशियल तो है नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा भी हो गया तो मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाएगा। अगर मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, हार्ट फैब्रिकेशन अगर हो भी गई तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे को जो है आपको क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, डिसेबिलिटी या मौत वाक़या कम अज़ कम नहीं होगी। तो दोनों कैटेगरीज में अगर आप देखें तो लाइक्लीहुड और सिविलिटी दोनों आपके 4 में आ रहा है। रिस्क इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16। तो रिस्क आपके पास क्या आ गया 16। अगर आप इसी रिस्क को अगर आप लें तो इसके ऊपर जब आप कंट्रोल आप अप्लाई करेंगे, अभी तो ये अनकंट्रोल एनवायरनमेंट था, अब आपने ये डिसाइड किया कि भाई इसके ऊपर कंट्रोल अप्लाई करेंगे तो ये कम होगा, क्योंकि रिस्क जो है अनएक्सेप्टेबल है हमारे लिए, एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको एक्सेप्टेबल में लेके जाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको एक्सेप्टेबल में लेके जाने के लिए आपने यहाँ पे कंट्रोल अप्लाई किया। जो नंगी वायर थी, जो बेयर वायर थी, उसको एक डक लगा के अपने डक के अंदर बंद कर दिया। अब जब डक के अंदर बंद कर दिया तो मैं उसकी डक के ऊपर अगर हाथ भी लगाऊंगा तो मुझे करंट नहीं लगना। अब चांसेस जो है वो कम हो गए हैं, वो लाइकली से जो है वो अनलाइकली में चले गए हैं, मतलब कैटेगरी नंबर 4 से कैटेगरी नंबर 2 में वो चले गए हैं। अब जब वो अनलाइकली में चले गए हैं तो मैंने ये देखूंगा कि अब लाइकलीहुड तो हो चुका है मेरा कम, अब मैं सिविलिटी को देखूंगा। सिविलिटी तो आल तो उसकी सेम रहेगी, अगर मुझे अभी भी करंट लगेगा तो मुझे हॉस्पिटलाइज ही करना पड़ेगा। तो जब अब मैं देखूं तो अब 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8, अब 16 से डायरेक्टली 8 में आ गया है तो मेरा रिस्क कम हो चुका है ना। अब मैं देखूंगा कि मजीद मुझे इस पर कुछ करने की जरूरत है कि ये अनफ है, तो इसकी बेसिस के ऊपर मैं डिसीजन लूंगा कि भाई ये मेरे लिए अनफ है या अनफ नहीं है। तो वो डिपेंड करता है फिर उसकी सिचुएशन के ऊपर। अब इस केस के ऊपर मैं देखता हूँ कि मेरे लिए इनफ है, अब क्योंकि मुझे करंट लगने का कोई चांस यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से हम रिस्क को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, दूसरी अप्रोच जो है उसको बोला जाता है या हमारे पास जो है चार्ट अप्रोच होती है, या हमारे पास एक स्पेसिफिक अप्रोच है जिसको हम जो है यूटिलाइज करते हैं। इस अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, वही हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, वही हमारे पास सारी चीज़ें हैं, बट उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे इस चार्ट के अंदर हम पुट आउट कर देंगे। अगर आप देखें तो लाइक्लीहुड को हमने पुट आउट कर दिया है एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो है सिविलिटी को हमने पुट कर दिया है वाई एक्सिस के ऊपर। अब हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमने अप्रोच वही वाली यूज़ करनी है। इन प्रीवियस एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया है कि लाइक्लीहुड हमारे पास 4 में कैटेगरी में आया था, तो अगर आप यहाँ पे मेरे कर्सर को अगर आप देख पा रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये मेरे पास आ गया लाइक्लीहुड मेरा 4 के ऊपर आ गया। सिविलिटी भी मेरे पास पिछले केस में 4 आई थी, अब 4 और 4 के सामने अगर आप देखें तो 16 आपके आ रहा है। अब इतना मैथमेटिक्स तो हर बंदे को आता है कि वो डायरेक्टली जो भी कैलकुलेशन कर सकता है, उसको इस चार्ट की वैसे ज़रूरत ऐसा तो नहीं पड़ेगी। बट ऑल दो अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने इससे कैलकुलेशन करनी है और इसको ये आसान अप्रोच लगती है, तो इस अप्रोच के थ्रू भी कैलकुलेशन कर सकता है। सेम अप्रोच है, आपको लाइक्लीहुड को भी 5 कैटेगरी में डिवाइड करना होगा, आपको सिविलिटी को भी 5 कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा। फिर उसकी बेस के ऊपर आप ये डिसीजन लेंगे कि भाई ये कितना होगा, उसकी कैलकुलेशन आप के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। अब जब आपने जो है कंट्रोल्स अप्लाई किए तो पहले तो आपके पास रिस्क जो था, अब रिस्क जो आपके पास बच जाएगा उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल रिस्क। द रिस्क लेवल वी आर लेफ्ट विद आफ्टर कंट्रोल्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड। जैसे पहले हमने कैलकुलेशन की थी, रिस्क की थी वो 16, तो जब मैंने कंट्रोल अप्लाई करने के बाद जो मेरे पास 8 बच गया, 8 नंबर मेरे पास आया रिस्क का, वो इसका मतलब से मुराद क्या है, वो मेरे पास क्या है, रेसिडुअल रिस्क। रेसिडुअल रिस्क से मुराद बच जाने वाला रिस्क आफ्टर कंट्रोल्स एप्लीकेशन, कंट्रोल को अप्लाई करने के बाद। रेसिडुअल रिस्क के बाद आता है एक्सेप्टेबल रिस्क। रिस्क हैव बीन रिड्यूस्ड टू एडुकेट लेवल। जब रिस्क कम हो जाता है आपके पास, आप उसको कंट्रोल करते हैं, तो फिर हम उसकी बेस के ऊपर डिसाइड करते हैं कि आया अब रिस्क मेरे लिए एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। टॉलरेबल रिस्क नॉट एक्सेप्टेबल बट कैन लिव विद फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद इंटरम कंट्रोल। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो है अपने परमानेंट कंट्रोल अप्लाई करने में कुछ टाइम लग रहा होता है, बट ऑर्गेनाइजेशन अपना काम बंद नहीं करना चाह रही होती, तो उसके लिए वो वहाँ पे आर्जी कंट्रोल अप्लाई करती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरम कंट्रोल, मतलब आर्जी कंट्रोल, कि वो वक्ती तौर पर अपना काम चलाने के लिए वो टॉलरेट कर, मतलब बर्दाश्त कर होते हैं थोड़े टाइम के लिए, बट वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में काम हो रहा होता है। कभी भी टॉलरेबल रिस्क के साथ अनकंट्रोल इन्वायरमेंट में काम नहीं होता। लास्ट पे जाते हैं हमारे पास अनएक्सेप्टेबल रिस्क इज टू हाई, मतलब इसके साथ कभी किसी सूरत काम हो ही नहीं सकता, रिस्क बहुत ज़्यादा है, आपको काम हर सूरत में बंद करना पड़ेगा और आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आप कंट्रोल में ही अप्लाई नहीं करें, तो आपको काम करने की इजाज़त वहाँ पे नहीं मिलेगी। जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल। जब भी कंट्रोल मेजर्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करने के लिए हम इस हायरार्की को फॉलो करते हैं टॉप टू बॉटम। अब हायरार्की से मुराद ये है कि एक हम पूरा एक स्केड्यूल यूज़ करते हैं कि हमने सबसे पहले क्या करना है। हमारी प्रायोरिटी कंट्रोल्स के लिए क्या होती है, वो होती है एलिमिनेशन।
एलिमिनेशन से मुराद क्या है? किसी चीज़ को उसकी जड़ से उखाड़ फेंकना। एक हैज़र्ड है, उस हैज़र्ड को एलिमिनेट कर दिया, बिल्कुल ही उसकी हैज़र्ड को उठा के फेंक दिया है। मिसाल के तौर पे आपके पास जनरेटर है वर्क फील्ड के अंदर, कंस्ट्रक्शन साइड के ऊपर, और जनरेटर बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। आप जनरेटर से तंग है, आपने क्या किया है कि एक सोलर सिस्टम फिट करवा दिया और जनरेटर को उठा के फेंक दिया है। मतलब अब सोर्स जो था आपके पास, जो था नॉइस का, उस सोर्स को आपने क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया आपने। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन बोलेंगे। दूसरे नंबर पे फिर हमारी प्रायोरिटी होती है सब्स्टिट्यूशन। हम दूसरे नंबर सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं, मतलब मुतबादल। अब इन केस जो अगर हम ये जनरेटर वाली एग्जांपल में लूँ, तो उस जनरेटर को, पुराने जनरेटर को अगर हम न्यू जनरेटर के साथ अब चेंज कर देते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। आपने उसका मुतबादल लेके आए, उस चीज़ को बिल्कुल ही आपने निकाला नहीं है। अब दूसरा आप जनरेटर लेके आए, आल्दो उससे कम नॉइस क्रिएट कर रहा होगा या बिल्कुल नहीं क्रिएट कर रहा होगा, इसलिए आपने उसको सब्स्टिट्यूट किया उसके साथ। बट एलिमिनेशन याद रखें, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन हर केस के अंदर पॉसिबल नहीं होता। हर एक हैजर्ड को हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते और हर एक चीज़ को हम सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा फिर इस केस में हम फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल की तरफ जाते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल, हम उन कंट्रोल्स को बोलते हैं जो किसी भी इंजीनियरिंग प्रोसीजर के थ्रू हम वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं या वहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, उनको हम कहलाते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल आपके सबसे वर्सेटाइल होते हैं और ये हर सिचुएशन में आप वहाँ पे कहीं ना कहीं इनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आइसोलेशन एंड टोटल इनक्लोजर, आप उस इक्विपमेंट को या उस मशीनरी को आइसोलेट कर सकते हैं, इनक्लोज कर सकते हैं उसकी बॉडी के अंदर, सेपरेशन कर सकते हैं। आप वहाँ पे वर्क फील्ड की उनकी सेपरेशन कर सकते हैं, वर्कर्स की कर सकते हैं, सेग्रीगेशन कर सकते हैं, वहाँ पे पार्शियल इनक्लोजर करवा सकते हैं, वहाँ पे सेफ्टी डिवाइसेस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यही जनरेटर वाली एग्जांपल लूँ, तो उसके साथ अगर आपने साइलेंसर वगैरह फिट करवा दी है, तो इस तरह हम चीज़ों को जो है थ्रू इंजीनियरिंग कंट्रोल हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग कंट्रोल हमारे पास वर्सेटाइल इसलिए है कि ये बेतहाशा हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। चौथी प्रायोरिटी हमारे पास आती है जी, वो है जी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से वो इनका आल्दो मैंने ये भी बोलते हैं, मैनेजरियल कंट्रोल भी बोलते हैं, वो कंट्रोल जो मैनेजमेंट जो है अपने प्रोसीजर्स के थ्रू वहाँ पे इंप्लीमेंट करेगी, जो पेपर वर्क के थ्रू वहाँ पे इंप्लीमेंट करेगी। जैसे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क आ गया, रिड्यूस एक्सपोजर की टाइमिंग रिड्यूस कर दी वहाँ पे। जब टाइमिंग रिड्यूस होगी एक्सपोजर की, तो डेफिनेटली डोज भी रिड्यूस हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की वर्कर्स को, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन। तो आपकी मैनेजमेंट की वो अप्रोचेस जो मैनेजरियल अप्रोचेस होती हैं, जो वो अपने थ्रू वहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स कहलाए जाते हैं। लास्ट पे सबसे कम प्रायोरिटी जो दी जाती है, लीस्ट प्रायोरिटी जाती है, वो दी जाती है पीपीईस को, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को। ऑल्दो इसकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। आप कितने ही अच्छे इंजीनियरिंग कंट्रोल अप्लाई क्यों ना कर दो, आप कितनी अच्छे कंट्रोल क्यों ना अप्लाई कर दो, बट फिर भी आपके पास जो है फेलियर का चांस रहता है। और इन केस ऑफ फेलियर जो चीज़ आपके काम आनी है वो पीपीईस ही है। तो लिहाजा पीपीईस को एक बहुत बड़ी अहमियत इसको हासिल है, बट इसको कम प्रायोरिटी इसलिए दी जाती है कि ये पर्सनल है। मतलब अगर एक बंदे ने पहना हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्रोटेक्ट करेंगे, दूसरे बंदे को इन्होंने कोई भी फ़ायदा पहुँचाना नहीं है। तो लिहाजा हम क्या बोलते हैं कि पीपीईस हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को हम वहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखते हैं। तो कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करने के लिए हम इसी तरह से हायरार्की को फॉलो करते हुए हम कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करते हैं और वहाँ पे वर्क फील्ड को अपने सेफ बनाते हैं और वहाँ पे अपना काम वहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली फिर चलाते हैं। अब जो फोर्थ स्टेप आता है हमारे पास, अब जब हमने क्या कर दिया, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर दिया, हमने ये देख लिया इससे कौन अफेक्ट होगा, हमने एवेल्युएट कर दिया वहाँ पे, ये भी एवेल्युएट कर दिया कि हमने इसे क्या किस लेवल का रिस्क हमारे पास है, एक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल है, टॉलरेबल है। फिर हमने उसके लिए कंट्रोल मेजर्स भी सजेस्ट कर दिए। अब रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स इंप्लीमेंट देम की तरफ आएंगे। अब जितनी भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग हमारे पास आई होंगी उन सब की हमें प्रॉपर रिकॉर्डिंग करेंगे और उनको फिर इंप्लीमेंट हमने करना है, उनकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ हम अभी बढ़ेंगे। जनरल टिपिकल कंटेंट हम अपने इसमें क्या क्या हम नोट करते हैं अपनी रिस्क असेसमेंट के अंदर। सबसे पहले जो हमने अपनी सब पहली एक्टिविटी की थी, एरिया जो हमने असेस किया है, हैजर्ड जो हमने आइडेंटिफाई किया हमने अपने पास नोट डाउन किए हैं, ग्रुप एट रिस्क मतलब हु माइट बी हार्म हमने अपने पास नोट डाउन किया है, रिस्क एंड एडवोकेसी ऑफ करंट कंट्रोल मेजर्स जो करंटली जो है वहाँ पे कंट्रोल मेजर्स अप्लाइड थे वो हमने देखे, हमने रिस्क की वैल्यूएशन की, हमने वो अपने पास नोट डाउन की कि किस लेवल का रिस्क है वहाँ पर पास। फर्दर प्रिकॉशन मतलब फर्दर कंट्रोल सजेशंस अब हमने वहाँ पे लिखी कि फर्दर हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करें कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमने नोट डाउन किया। डेट एंड नेम ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन, जिस बंदे ने रिस्क असेसमेंट परफॉर्म की अपना नाम लिखेगा, डेट लिखेगा रिस्क असेसमेंट की कि किस डेट को रिस्क असेसमेंट परफॉर्म की गई है, और लास्ट पे रिव्यू डेट डाली जाती है कि मतलब रिस्क असेसमेंट को अब रिव्यू किस डेट को किया जाएगा, कब इसको दोबारा से जो है वहाँ पे जांचा जाएगा, इसको जो है नए सिरे से असर नौ को कब परफॉर्म किया जाएगा। तो वो रिव्यू डेट भी 1 साल बाद की हमेशा वहाँ पे डाली जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये क्लियर हो जाएगा स्टेप नंबर 5 में कि रिस्क असेसमेंट को कब कब रिव्यू किया जाता है और क्यों रिव्यू किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। स्टेप 5 रिव्यू के बारे में है। अब रिव्यू जो है हम रिस्क असेसमेंट को एक पीरियोडिकली की अगर हम बात करें तो मतलब वो तो हम बाउंड है कि हमने 1 साल बाद रिस्क असेसमेंट को क्या करना है, रिव्यू करना है।
बट इन सर्टन केसेस हम बिफोर टाइम हम बाउंड हो जाते हैं रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करने के लिए। वो क्या क्या सिचुएशन होती हैं? मिसाल के तौर में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ गया आपके प्रोसेस के अंदर, आपके काम के तरीकाकार के अंदर, आपके इक्विपमेंट के अंदर, आपकी मशीनरी के अंदर, आपके की पर्सनल चेंज हो चुके हैं, आपके सब्सटेंसेस जो यूज़ करते हैं वो चेंज हो सकते हैं, आपकी इवन वर्क प्लेस चेंज हो चुका है, जिस जगह पे आप काम करते हैं, जहाँ पे आपकी फैक्ट्री थी, जहाँ की आपकी वर्क एनवायरनमेंट था, वो चेंज हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बिफोर टाइम बाउंड करती हैं कि आपने अपने रिस्क असेसमेंट को 1 साल से पहले जो है रिव्यू करना है, क्योंकि हर एक चीज़ में जितनी भी हैं अपने साथ नए हैजर्ड अपने साथ लेके आएगी। इफ इट इज़ नॉट लॉन्गर वैलिड, आपकी रिस्क असेसमेंट कब वैलिड नहीं रहती? जब कोई हादसा रुनमा हो। अब ये नहीं है कि एक हादसा रुनमा हुआ है तो उसकी बेस के ऊपर हमने रिस्क असेसमेंट रिव्यू किया है। हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, प्रॉपर्ली देखेंगे अगर ह्यूमन एरर है और या उसके पास मैकेनिकल एरर है, वहाँ पे किस चीज़ की वजह से हुआ है। इल हेल्थ डाटा, नियर मिस डाटा, एक्सटेंड इल हेल्थ डाटा, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम अगर देखेंगे आए रोज़ वहाँ पे हादसा हो रहे हैं, नियर मिसेस हो रहे हैं, तो उसका मतलब है कि रिस्क असेसमेंट आपकी सूटेबल इंसफिशिएंट नहीं है। आपकी रिस्क असेसमेंट ने प्रॉपर्ली हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, आपकी रिस्क असेसमेंट ने प्रॉपर्ली कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई नहीं किया, तो लिहाजा इसकी वजह लूप रहने की वजह से वहाँ पे ये हादसा हो रहे हैं। तो हम अपनी रिस्क असेसमेंट को बाउंड हो जाते हैं बिफोर टाइम रिव्यू करने पे। देन पीरियोडिकली से मुराद है कि भाई एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, अब उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज होता है 1 साल। तो 1 साल बाद तो आप हर सूरत में बाउंड है, आपने अपनी जो है रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना ही करना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था रिस्क असेसमेंट के बारे में, कि हम अपनी रिस्क असेसमेंट्स को कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन से स्टेप्स होते हैं रिस्क असेसमेंट को परफॉर्म करने के लिए, और हम कब हमारी रिस्क असेसमेंट सूटेबल इंसफिशिएंट होगी और कब सूटेबल इंसफिशिएंट नहीं होगी। एक दफ़ा दोबारा मैं समराइज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स हमने पढ़े हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास था आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स के लिए हमने प्रॉपर मेथड डिस्कस किया कि किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। देन हु माइट बी हार्म, इससे कौन बंदे अफेक्ट हो सकते हैं। हर एक हैजर्ड के लिए हम देखेंगे कि इन हैजर्ड से कौन अफेक्ट होंगे। देन हम उसके बाद एवेल्यूएट करेंगे। एवेल्यूएशन के लिए पहले हम देखेंगे रिस्क को एवेल्यूएट करने के लिए कि वहाँ पे करंट कंट्रोल्स क्या अप्लाइड हैं, उसकी बेस के ऊपर हम एवेल्यूएट करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। रिस्क को कैलकुलेट करने के बाद हम डिसीजन लेंगे कि आए ये एक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल है या टॉलरेबल है, किस कैटेगरी में आता है, हमें मजीद इसके ऊपर क्या करना चाहिए। जब हमें इस चीज़ का पता चल जाएगा कि मजीद हमें क्या करना है, तो हम वहाँ पे फर्दर कंट्रोल्स अप्लाई करेंगे। फर्दर कंट्रोल्स अप्लाइड करने के बाद हम वहाँ पे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को अपनी इंप्लीमेंट करें नोट डाउन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और फिर उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे। और लास्ट में हमने डिस्कस किया स्टेप 5 विच इज़ अबाउट रिव्यू। ये था जी आज आपका टॉपिक विच इज़ अबाउट रिस्क असेसमेंट। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे इवन क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला इनके आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।